नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट में फिलॉसफी के लिए जो टॉपिक है वो है सुखवाद और उपयोगितावाद। सुखवाद और उपयोगितावाद दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा अंतर इनमें है नहीं। सुखवाद का अंग्रेजी जो शब्द है वो है हेडोनिज्म और उपयोगितावाद का अंग्रेजी शब्द है यूटिलिटेरियनिज्म। सुखवाद का ही आगे जो 18th सेंचुरी में वर्जन आया, जो रूपांतरण आया, वो उपयोगितावाद में आया, जिन्होंने सुखवाद को एक स्वार्थ मूलक या व्यक्ति मूलक सुखवाद से सर्वार्थ मूलक सुखवाद की तरफ परिवर्तित किया। खैर, इन सब टॉपिक्स पे, इनकी बारीकियों पे हम आज के इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से हम इस टॉपिक को जल्दी से कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जैसे टॉपिक का नाम है सुखवाद और उपयोगितावाद। सुखवाद, इसका जो अंग्रेजी शब्द है वो है हेडोनिज्म। ये भारतीय दर्शन में भी प्रचलित है। भारतीय दर्शन में सुखवाद का जो वर्जन मिलता है वो मिलता है चार्वाक दर्शन में। किसमें मिलता है? चार्वाक दर्शन में। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाते रहो, चाहे उधार लेके घी खाओ। अगर पैसा डूबेगा तो व्यापारी का डूबेगा, गुण करेगा तो आपके करेगा। ये जो थ्योरी है भारतीय दर्शन में भी काफी पुरानी है। और आज के समय का अगर हम बौद्धिकवादी संस्कृति, व्यापारिक संस्कृति देखें, उपभोक्तावादी संस्कृति देखें, तो वो भी किसी न किसी रूप में सुखवाद और इसी चार्वाकवादी दर्शन पर, हेडोनिज्म पर आधारित है। अब इन दोनों में अंतर कहाँ है, क्या है, इन चीजों को हमें थोड़ा सा समझना है। पहले मैं सुखवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। सुखवाद का जो दर्शन है वो बेसिकली, जो दर्शन है वो यूनान से इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई है? यूनान से। हम पाश्चात्य संदर्भ में बात करें तो यूनान में सुकरात के शिष्य थे एरिस्टिपस। सुकरात के शिष्य एरिस्टिपस, और एरिस्टिपस को सुखवाद का जनक माना जाता है। एरिस्टिपस यूनान के सिरेन नगर के रहने वाले थे। यूनान के सिरेन नगर के रहने वाले थे, इसलिए इनके अनुयायियों को सेरेनाइक्स भी कहा जाता है। अब परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न आए कि सेरेनाइक्स क्या है, तो सेरेनाइक्स भी बेसिकली सुखवादी ही है। सेरेनाइक्स भी क्या है? सेरेनाइक्स भी बेसिकली सुखवादी है। और सिरेन नगर के निवासी होने के कारण इनके जो प्रतिपादक थे, इनके जो गुरु थे, उनके नगर के नाम पे इनको सेरेनाइक्स कहा गया है। यहां पर सुखवाद को समझने से पहले हमें सुखवाद के दो मोटे वर्जन, वो भी अपने को देखने पड़ेंगे। इनके जो दो मोटे वर्जन हैं सुखवाद के, वो हैं नैतिक मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। इनका जो दूसरा वर्जन है वो है नैतिक सुखवाद। यहां पर इन दोनों में भी हमें थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। परीक्षा में अवधारणा से संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य जो अंतर है वो ये है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद है जो यथार्थ स्थिति है उसका चित्रण करता है। तथ्यात्मक वस्तु स्थिति क्या है उसका चित्रण करता है, जबकि नैतिक सुखवाद क्या होना चाहिए, एक आदर्श स्थिति का चित्रण करता है। अर्थात इसको सब ये शॉर्ट में लिखें तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद यथार्थवादी है, नैतिक सुखवाद आदर्शवादी है। आदर्श का चित्रण करता है।
अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है, स्वभाव से ही सुख की कामना करता है। और नैतिक सुखवाद क्या कहता है? इसलिए उसे सुख की कामना करनी चाहिए। तो है और चाहिए, यथार्थ और आदर्श, इन दोनों चीजों का इसमें अंतर है। अब एक कंसेप्ट इसमें और है, वो ये है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर ही नैतिक सुखवाद की स्थापना होती है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर ही नैतिक सुखवाद की स्थापना कैसे होती है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि व्यक्ति स्वभावतः ही अपने सुख स्वार्थी है और अपने सुख की कामना करता है। अब है तो उसे अपने सुख की कामना करनी चाहिए। ये है और चाहिए, यानी है के आधार पर चाहिए की स्थापना हो रही है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर एक नैतिक सुखवाद की स्थापना हो रही है। अब यहां पर नैतिक सुखवाद को हम फिर से अगर हम कैटेगराइज करें, हम नैतिक सुखवाद को हम फिर से इसमें हम कैटेगराइजेशन करें, तो नैतिक सुखवाद को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। नैतिक सुखवाद को कितने भागों में बांट सकते हैं? फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। नैतिक सुखवाद को के दो भाग हो गए। स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद, पहला भाग हो गया स्वार्थमूलक, और दूसरा भाग हो गया परार्थमूलक। दूसरा भाग कौन सा हो गया? परार्थमूलक। परार्थमूलक को हम क्या कह सकते हैं? सर्वार्थमूलक भी कह सकते हैं। इसका दूसरा शब्द क्या है? परार्थमूलक या सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद की ये दो रूप है, स्वार्थमूलक और परार्थमूलक। अब यहां पर स्वार्थमूलक जो नैतिक सुखवाद है वो फिर से इसके दो भाग हैं। एक तो निकृष्ट, एक भाग है निकृष्ट और दूसरा भाग है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, और यहां पर भी इसके दो भाग हैं। पहला भाग है निकृष्ट परार्थमूलक नैतिक सुखवाद और दूसरा है उत्कृष्ट परार्थमूलक नैतिक सुखवाद। निकृष्ट सुखवाद क्या है? निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के जो जनक हैं वो एरिस्टिपस थे। कौन थे? एरिस्टिपस। और उत्कृष्ट के एपिक्यूरस। निकृष्ट और उत्कृष्ट में ये जो अंतर है, जो ये भेद है, इसका मुख्य जो आधार है, इसका मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार है कि व्यक्ति केवल अपने लिए ही अपने सुख की कामना कर रहा है, केवल शारीरिक सुख को महत्व दे रहा है, या बौद्धिक सुख को भी महत्व दे रहा है। तो यह है केवल और केवल शारीरिक सुख को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि उत्कृष्ट जो सुखवाद है यह है बौद्धिक सुख को भी, इंटेलेक्चुअल इस चीज को भी महत्व देते हैं। यही चीज लागू होती है परार्थमूलक में भी। निकृष्ट सुखवाद केवल शारीरिक सुख पर महत्व देते हैं। परार्थमूलक जो सुखवाद का निकृष्ट परार्थमूलक सुखवादी रूप है वो केवल शारीरिक इस पर बल देता है। और इसके प्रतिपादक हैं बेंथम, इसके प्रतिपादक हैं बेंथम, और उत्कृष्ट के प्रतिपादक हैं मिल। तो आपको यह टेबल या ये वर्गीकरण अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसको मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर दूं कि स्वार्थमूलक और परार्थमूलक
ये दो तरीके के जो नैतिक सुखवाद है उसके रूप हैं। इसमें निकृष्ट स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद के प्रतिपादक एरिस्टिपस हैं, जो केवल शारीरिक सुखों पर महत्व देते हैं, बल देते हैं, जबकि उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद है इसके एपिकुरस हैं। स्वार्थमूलक केवल अपने व्यक्तिगत पर बल देता है, यानी यह व्यक्ति के शारीरिक सुख पर बल देता है, और यह व्यक्ति के शारीरिक के स्थान पर मानसिक सुख पर बल देता है, लेकिन केवल व्यक्तिवादी है। इसमें अंतर का जो आधार है वो क्या है? ये केवल व्यक्तिगत सोच है, जबकि परार्थमूलक क्या है? सामूहिक सोच है। परार्थमूलक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर के सिद्धांत पर आधारित है, और इसी कारण परार्थमूलक नैतिक सुखवाद का ही दूसरा नाम क्या है? उपयोगितावाद। परार्थमूलक नैतिक सुखवाद का ही या सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद का ही जो दूसरा नाम है वो क्या कहलाता है? उपयोगितावाद कहलाता है। यानी यह यहां बेंथम अधिकतम लोगों के अधिकतम शारीरिक सुख पर बल देते हैं, जबकि मिल अधिकतम लोगों के अधिकतम मानसिक सुख पर बल देते हैं। ये सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं मानते, जबकि मिल गुणात्मक अंतर मानते हैं। लेकिन अब इन दोनों में अंतर क्या है? व्यक्तिगतता का और सामूहिकता का अंतर है। इसीलिए सुखवाद और उपयोगितावाद के कंसेप्ट में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? सुखवाद व्यक्तिगत सुख की अवधारणा है, जबकि उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की अवधारणा है। और दोनों में ही शारीरिक और मानसिक, इन दोनों स्तरों पर फिर से वर्गीकरण हमें मिलता है। ये इनमें बेसिक अंतर है। तो ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमें क्वेश्चन आंसर्स के जरिए इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, और जैसे जैसे आगे इस तरह की चीज़ें आती जाएंगी हम और उसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे। चलिए अब आज का जो पहला प्रश्न है वो है, बेंथम के सुखवादी गणक का कौन सा तत्व है जो इसके सिद्धांत को स्वार्थवादी सुखवाद से भिन्न करता है? यानी स्वार्थवादी सुखवाद के स्थान पर ये बेंथम को किसकी ओर कन्वर्ट कर रहा है? सर्वार्थवादी, स्वार्थ से सर्वार्थवादी की तरफ ले जा रहा है। अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न है वो है कि सुखवादी जो गणक यंत्र है, हेडोनिस्टिक कैलकुलेटर है, इसका निर्माण किसने किया? बेंथम ने। बेंथम ने कौन सा यंत्र बनाया था? सुखवादी गणक, यानी सुख को मापने का एक यंत्र का निर्माण किया। ये यंत्र वैसे कोई मशीन की तरह नहीं है, बल्कि इसमें 7 पैरामीटर थे। कितने पैरामीटर थे? 7 पैरामीटर थे। एक पैरामीटर है निकटता, दूसरा पैरामीटर है विस्तार और व्यापकता, तीसरा उत्पादकता, चौथा है शुद्धता, पांचवा अगर पैरामीटर इसमें देखा जाए तो वो है निश्चितता। पांचवा पैरामीटर कौन सा है? निश्चितता है। इसी तरह से छठा जो पैरामीटर है, छठा पैरामीटर है इसमें निकटता, छठा पैरामीटर है निकटता, और सातवां जो पैरामीटर है वो है विशुद्धता। सातवां पैरामीटर कौन सा है? विशुद्धता। तो बेंथम के इसमें ये 7 पैरामीटर्स हैं। सुखवादी इस यंत्र में कितने पैरामीटर हैं? 7 पैरामीटर हैं, और इन 7 पैरामीटर्स के आधार पर वो सुख की गणना करता है, सुख की कैलकुलेशन करता है। ये सुनने में बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन बेंथम ने इसको साबित भी किया है। ये 7 पैरामीटर, पहला निकटता, विस्तार, फिर उत्पादकता, शुद्धता, निश्चितता, और सॉरी निकटता तो यहाँ पे दोबारा आ गया, यहाँ पर निकटता के स्थान पर
निकटता, विस्तार, उत्पादकता, शुद्धता, शुद्धता का पैरामीटर भी इसमें आ गया है। एक पैरामीटर है तीव्रता और अगला पैरामीटर है व्यापकता आ गया, अवधि। अगला पैरामीटर है अवधि। तो ये 7 पैरामीटर इसमें ये शामिल करता है। निकटता, विस्तार, उत्पादकता, शुद्धता, निश्चितता, तीव्रता और अवधि। इन 7 पैरामीटर्स के आधार पर बेंथम सुख की गणना करता है और इस सुख की गणना में बेंथम कहता है कि वह सुख जो हमें तुरंत मिल रहा है, निकटता का मतलब वह सुख जो हमें तुरंत मिल रहा है, वह सुख अधिक श्रेष्ठ है। उत्पादकता में यह कहता है कि वह सुख जो भविष्य में आगे भी सुखों का कारण बनता है, वह सुख उस सुख की तुलना में, उस कार्य की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है जिसमें भविष्य में हमें सुख नहीं मिलता। शुद्धता, वह कार्य अधिक श्रेष्ठ है जिसमें लेस मात्र भी दुख आगे न मिले, केवल सुख ही सुख मिले। इसी तरह वह कार्य अधिक श्रेष्ठ है जो हमें सुख की गारंटी देता है निश्चित रूप से, वह सुख अधिक श्रेष्ठ है जिसमें तीव्रता ज्यादा हो। वह कार्य अधिक श्रेष्ठ है या वह सुख अधिक श्रेष्ठ है जिसकी अवधि लंबी हो। और लास्ट में किस पैरामीटर के आधार पर यह स्वार्थ मूलक से सर्वार्थ मूलक यानी व्यक्तिगत से सामूहिकता की तरफ और उपयोगितावाद के जो सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की तरफ चलता है, वो पैरामीटर है विस्तार या व्यापकता। तो इसका यहां पर उत्तर होगा विस्तार या व्यापकता। बेंथम के सुखवादी गणक का कौन सा तत्व है जो इसके स्वार्थ वादी सुखवाद से भिन्न करता है? तो वो पैरामीटर इसका हो गया विस्तार या व्यापकता। इसके कारण यानी वह कार्य अधिक श्रेष्ठ है जिसमें व्यक्ति के स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों का, अन्य लोगों में क्या तात्पर्य है? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। तो इस पैरामीटर के आधार पर बेंथम का जो सुखवाद है वो उपयोगितावाद में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि बेंथम का जो सुखवाद है वह केवल शारीरिक सुख पर बल देता है। बेंथम कहता है कि अगर एक छोटे बच्चे को खेल में आनंद आ रहा है तो वो कविता पाठ से ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है। ये उस बच्चे के सुख की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो यहां पर बेंथम और फिर उनके अनुयायी या जो शिष्य मिल हैं उनमें थोड़ा सा विरोधाभास भी होता है। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक अंतर मानते हैं। क्या अंतर मानते हैं? केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक अंतर। मात्रात्मक या परिमाणात्मक अंतर, क्वांटिटेटिव डिफरेंस मानते हैं। क्वालिटेटिव डिफरेंस यानी गुणात्मक अंतर को वो नहीं मानते। और ये मात्रात्मक अंतर मानने के कारण ही वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को पशुवाद के स्तर तक ले जाते हैं। जबकि मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट सुअर की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य या असंतुष्ट सुकरात अधिक श्रेष्ठ है। तो इसके आधार पर मैं फिर से एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न रिपीट कर दूं कि पहला प्रश्न यह बनता है सुखवादी गणक या हेडोनिस्टिक कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? बेंथम ने किया। दूसरा, सुखवादी गणक यंत्र के 7 पैरामीटर्स कौन से हैं? निकटता, विस्तार, उत्पादकता, शुद्धता, निश्चितता, तीव्रता और अवधि। ये इसके 7 पैरामीटर्स हैं। और इन पैरामीटर्स में किस पैरामीटर के आधार पर यह स्वार्थ मूलक से परार्थ मूलक या सर्वार्थ मूलक की तरफ शिफ्ट हो जाता है? वो पैरामीटर है विस्तार या व्यापकता। यानी अपने साथ साथ अगर दूसरे लोगों का भी भला हो तो हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भला हो। तो ये यहां पर
उपयोगितावाद के जो सिद्धांत है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उसकी तरफ चल पड़ता है। एक चीज आपको मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि अधिकतम उपयोगितावाद के जनक है, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज जर्मी बेंथम। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो अवधारणा है या ये जो नाम है, ये फ्रेज सबसे पहले 1755 में फ्रांसिस हचेसन ने, किसने बनाई थी? फ्रांसिस हचेसन ने बनाई थी। नए की फ्रांसिस हचेसन ने 1755 में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा पहली बार दी। और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का आधार वाक्य है। ये क्या है? उपयोगितावाद का आधार वाक्य है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा हचेसन की है। उपयोगितावाद के जनक हैं जर्मी बेंथम। और उपयोगितावाद का आधार वाक्य जर्मी बेंथम ने नहीं दिया, बल्कि किसने दिया है? फ्रांसिस हचेसन ने। तो आप इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर परीक्षा में ये आए कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत, अगर ऑप्शन में जर्मी बेंथम के साथ फ्रांसिस हचेसन है तो आपको फ्रांसिस हचेसन ही करना है। अगर नहीं है तो फिर नियरेस्ट ऑप्शन में ये होगा ही जर्मी बेंथम। लेकिन उपयोगितावाद के जनक है जर्मी बेंथम। उपयोगितावाद का जो आधार वाक्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये आधार वाक्य है। इस आधार वाक्य के जनक है फ्रांसिस हचेसन। तो ये चीज आपको विशेष रूप से नोटिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल का उपयोगितावाद बेंथम से इस अर्थ में भिन्न है कि ये सुख की तीव्रता में भेद करता है। नंबर 2, सुखों की अवधि में भेद करता है। नंबर 3, सुखों की निश्चितता में भेद करता है। और नंबर 4, सुखों में गुणात्मक भेद मापता है। तो मिल की उपयोगितावाद बेंथम से इस अर्थ में भिन्न है। हमने शुरू में ही अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि बेंथम क्या कहते हैं। बेंथम क्या कहते हैं कि सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं है, सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर है। जबकि मिल क्या कहते हैं? सुखों में गुणात्मक भेद है। तो मिल का उपयोगितावाद बेंथम से किस अर्थ में भिन्न है? तीव्रता को मापता है? नहीं। सुखों की अवधि में भेद मापता है? नहीं। सुखों की निश्चितता में भेद मापता है? जी नहीं। और सुखों में गुणात्मक भेद मापता है। तो ये इस अर्थ में भिन्न है कि बेंथम केवल मात्रात्मक अंतर बताते हैं, जबकि मिल मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी बताते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम स्वीकार करता है सुखों में गुणात्मक भेद। बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं करता है। बेंथम केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करता है। सुखों में परिमाणात्मक भेद, परिमाणात्मक का अर्थ क्या है? मात्रात्मक। परिमाणात्मक का अर्थ क्या है? मात्रात्मक। तो इस शब्द पे भी ध्यान देना है, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है। सुखों में परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार के भेद ये नहीं मानता है। और क्योंकि ये केवल परिमाणात्मक मानता है, गुणात्मक नहीं मानता। और सुख सभी प्रकार के भेद से रहित है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर बड़ा आराम से हो जाएगा, नंबर 2, सुखों में परिमाणात्मक भेद मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद निम्नलिखित परिभाषाओं में से, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार निम्नलिखित परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा सही है? कौन सी परिभाषा सही है? मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है पर बल देता है, यथार्थ पर बल देता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद जैसी वस्तु स्थिति है उसका चित्रण करता है पर बल देता है, यथार्थ पर बल देता है। और मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद की स्थापना होती है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहता है कि मनुष्य स्वभावतः ही स्वार्थी है, मनुष्य स्वभावतः ही अपने सुख की कामना करता है।
तो है वाले वाक्य ही होंगे। जहां भी चाहिए आ गया वहां पर आप उसको, ये एक लिटमस टेस्ट है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाक्य किसका बन गया, नैतिक सुखवाद का। चाहिए लगते ही नैतिक सुखवाद का। तो आप अब इस सेंटेंस में जो इस प्रश्न में चारों विकल्प है इनको पढ़कर है और चाहिए के अंतर के आधार पर इसको बड़े आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे पहला इसमें विकल्प है, मनुष्य स्वभावतः सुख की प्राप्ति एवं दुख की निवृत्ति की तरफ प्रवृत्त होता है। तो ये बात सही है। चाहिए, अब बिना पढ़े ही चाहिए को हम काट सकते हैं। चाहिए किसकी बात करता है, चाहिए नैतिक सुखवाद की बात करता है। मनुष्य स्वभावतः सुख की प्राप्ति एवं दुख की निवृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है, ये बात सही है। तो कौन सी परिभाषा सही है, मनुष्य को सुख की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, ये चीज नैतिक सुखवाद की है। अगर यहां पर नैतिक सुखवाद की परिभाषा आती तो नैतिक सुखवाद में दूसरा विकल्प सही होता, लेकिन प्रश्न में मनोवैज्ञानिक सुखवाद पूछा गया है, इसलिए यह है पर बात करता है। मनुष्य स्वभावतः सुख की ओर प्रवृत्त होता है और उसे सुख की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है और चाहिए के आधार पर आप इसको अंतर को साबित कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले मनोवैज्ञानिक सुखवाद है, उसके बाद नैतिक सुखवाद है। पहले यथार्थ है, यथार्थ के बाद में आदर्श स्थिति का चित्रण किया गया है, आदर्श की बात की गई है। नैतिक सुखवाद आदर्श की बात करता है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद है के कारण यथार्थ की बात करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद मानता है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभु के अधीन रखा है। वैसे ये जो बात है ये किसने कही है, ये कथन है कि मनुष्य को प्रकृति ने दो शाश्वत शक्तियों के नियंत्रण में रखा है। दो शाश्वत शक्तियां कौन सी हैं, सुख और दुख। तो इसका उत्तर होगा सुख और दुख। और ये जो कथन है ये कथन किसका है, बेंथम का। बेंथम ने कहा है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो इस तरह की एटर्नल शाश्वत सत्ताओं के नियंत्रण में रखा है, जिसमें सुख भी है और जिसमें दुख भी है। तो ये कथन किसका है, बेंथम का। और वो जो दो संप्रभु शक्तियां हैं वो शक्तियां हैं सुख और दुख। वो शक्तियां कौन सी हैं, सुख और दुख। चलिए अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद के अनुसार नैतिक कार्यों के मूल्यांकन का प्रमुख मापदंड क्या है। उपयोगितावाद का आधार वाक्य मैंने आपको अभी बताया है कि उपयोगितावाद का आधार वाक्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद के जनक कौन है, जर्मी बेंथम। और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा किसने दी, 1755 में फ्रांसिस हचेसन ने दी थी। तो उपयोगितावाद के अनुसार नैतिक कार्यों के मूल्यांकन का मापदंड कौन सा हो गया, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये चीज सही है। व्यक्ति का अधिकतम शुभ, केवल व्यक्ति का नहीं है बल्कि अधिकतम का होना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति को साध्य के रूप में माने, ये भी नहीं है। कर्तव्य कर्ता की इच्छा, ये भी नहीं है। तो इसमें बड़ा आसानी से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, ये मत किसका है। सुकरात आदर्शवादी हैं, ये कह नहीं सकते। कांट का भी नहीं है, प्लेटो का भी नहीं है, ये बेंथम का कथन है। और आप इसको बड़े आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। खैर यहाँ तो टॉपिक ही सुखवाद का है, इसलिए आप, ये पिछले वर्षों में परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, लेकिन आपको वहाँ पे 16-17 प्रश्नों में से ये प्रश्न आएंगे। तो सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, ये कथन है बेंथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही शुभ है, ये क्या है। ये सुखवाद है या उपयोगितावाद। मैंने आपको बताया कि सुखवाद और उपयोगितावाद में अंतर का जो मुख्य कारण है, सुखवाद है स्वार्थ मूलक अवधारणा और उपयोगितावाद है परार्थ मूलक या सर्वार्थ मूलक अवधारणा। यानी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के कारण ही ये सुखवाद उपयोगितावाद में परिवर्तित होता है। सुखवाद जैसे सुखवादी कलन यंत्र में या हेडोनिस्टिक कैलकुलेटर में
व्यापकता वाला जो कंटेंट था, व्यापकता वाला जो कसौटी थी, पैरामीटर था, उसी के कारण मिल इसको सफलतापूर्वक मिल इसको सफलतापूर्वक उपयोगितावाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम शुभ, ये अवधारणा हो गई उपयोगितावाद की। चलिए, इसमें कोई विशेष इस तरह का बिंदु नहीं है। ये टॉपिक बड़ा सरल है। अगर आपको मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में है और चाहिए का अंतर समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। आपको एरिस्टिपस और एपिक्यूरस के बीच का अंतर समझ में आ गया, शारीरिक और बौद्धिक वाला, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यही इसकी कोर कंसेप्ट है। यहाँ पर इसमें कहीं डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट है सुख कलन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि सुख कलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सुख कलन का सिद्धांत दिया था बेंथम ने। सुख कलन में 7 पैरामीटर बताए। बेंथम ने सुख कलन में 7 पैरामीटर बताए। और बेंथम ने एक चीज और बताई थी। बेंथम कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर 4 प्रकार के दबाव है। व्यक्ति के ऊपर 4 प्रकार के दबाव हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के स्वार्थ की बात भी करता है। और ये 4 दबाव कैसे हैं? बेंथम ये भी कहता है कि ये 4 दबाव कैसे हैं? बाहरी दबाव है। मिल इन 4 बाहरी दबावों के साथ एक आंतरिक दबाव की भी बात करता है। वो आंतरिक दबाव कौन सा है? मिल उस आंतरिक दबाव की बात करता है और वो आंतरिक दबाव है नैतिक, अंतरात्मा का। और ये जो बाहरी दबाव है ये है भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। और चौथा है धार्मिक। भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। मिल बेंथम इन 4 बाहरी दबावों की बात करता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे लोगों के या अपने सुख के साथ साथ दूसरे लोगों के सुख की बात भी सोचता है। और मिल कहता है कि केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक दबाव भी है। तो ये भी मिल और बेंथम के जो अवधारणा है उसमें एक कोर डिफरेंस है। केवल सुखों की गुणात्मकता का अंतर ही नहीं है, बल्कि किस आधार पे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सुख की के बारे में भी सोचता है, उस क्राइटेरिया का भी यहाँ पर अंतर आपके सामने स्पष्ट होता है। तो सुख कलन सिद्धांत के प्रतिपादक बेंथम है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन बार बार वैसे क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। चाहिए हमेशा नैतिक सुखवाद की बात करता है। तो इन 2 विकल्पों में तो चाहिए है। आप इतनी जल्दी नहीं करनी है एग्जाम हॉल में, फिर भी देख लेना कि चाहिए का मतलब हो गया नैतिक सुखवाद, आदर्श की बात कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए, नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है तो ये बात सही है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये क्या है? उपयोगितावाद है। और उपयोगितावाद बेसिकली नैतिक सुखवाद की अवधारणा है। तो यहां पर प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, इसकी मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन उपयोगितावाद को अभिव्यक्त करता है? उपयोगितावाद अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख
कुछ विशिष्ट लोगों का अधिकतम सुख, जीवन में उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास, सब लोगों के हितों के लिए कार्य करना। तो ये बड़ा सरल सा प्रश्न है। अब तक तो आपको यह उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि उपयोगितावाद का मतलब क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय क्या है? सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय है सुख। इसमें भी कोई समझने वाली बात नहीं है। कर्तव्य, विकास, आत्मपूर्णता, ये सब चीजें आदर्श की चीजें हैं। सुखवाद के अनुसार ये नहीं है। मिल द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है, मिल द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है स्वार्थमूलक सुखवाद। क्या मिल स्वार्थमूलक की बात करते हैं? उपयोगितावाद है, उपयोगितावादी दार्शनिक है मिल, और उपयोगितावाद सर्वार्थ या परार्थमूलक की बात करता है। और सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद का दूसरा नाम क्या है? उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद का जो आधार वाक्य है वो क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद का आधार वाक्य क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इसमें सभी सुख समान है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, स्वार्थमूलक सुखवाद, ये कोई सही नहीं होंगे। इसमें चौथा विकल्प सही होगा। मिल द्वारा स्वीकृत सिद्धांत क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सुख में गुणात्मक भेद कौन अस्वीकार करता है? देखिए, गुणात्मक भेद बेंथम अस्वीकार करता है। बेंथम ये मानता है, बेंथम ये मानता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव डिफरेंस हो सकते हैं, क्वालिटेटिव डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल। तो बेंथम इसमें सही विकल्प होगा। सुख में गुणात्मक भेद कौन अस्वीकार करता है? बेंथम अस्वीकार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि मिल तो गुणात्मक भेद को मानते हैं, और मिल गुणात्मक भेद के साथ साथ एक चीज और मानते हैं कि बेंथम जहां पर चार बाहरी दबाव की बात करते हैं, मिल वहां पर आंतरिक या नैतिक दबाव की भी बात करते हैं। बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक के साथ साथ जो मिल है उसमें एक क्राइटेरिया और जोड़ते हैं, वो है आंतरिक या नैतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। पहला इसमें है बेंथम, सुखों में गुणात्मक भेद है। बेंथम के अनुसार सुखों में गुणात्मक भेद नहीं है। सुखों में कैसा भेद है? मात्रात्मक भेद है। सुखों में कैसा भेद है? मात्रात्मक। मिल, सुखों में मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं। बेंथम, जबकि मिल के अनुसार सुखों में कैसा भेद है? गुणात्मक भेद है। तो ये भी गलत हो गया। बेंथम, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है। बेंथम क्या कहता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, तो ये वाक्य सही युग्म है। मिल, सुखों में गुणात्मक भेद है। मिल क्या कहते हैं? अच्छा, बेंथम कहते हैं सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, ये बात सही है। मिल कहते हैं सुखों में गुणात्मक भेद है, मात्रात्मक भेद नहीं। मिल सुखों में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों भेद मानते हैं। ये कोर कंसेप्ट है। मिल दोनों प्रकार के भेद मानते हैं, गुणात्मक भेद भी मानते हैं और मात्रात्मक भी। तो मात्रात्मक भेद नहीं है, इस आधार पर ये वाक्य भी या ये युग्म भी गलत हो गया। तो सही युग्म इसमें केवल एक है कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है। इस प्रश्न के आधार पर आपको यह समझना है कि मिल सुखों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के भेद मानते हैं, न कि केवल गुणात्मक। कई जगह स्टूडेंट्स के ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मिल तो केवल गुणात्मक मानते हैं, ऐसा नहीं है। मिल गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भेद को भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखवादी परिगणना, सुखवादी कलन या हेडोनिस्टिक कैलकुलेटर के साथ किसका नाम जुड़ा है? बड़ा सरल प्रश्न है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका उत्तर होगा बेंथम। ये मैंने पिछले वर्षों में परीक्षा में कुछ आए हुए क्वेश्चन से लिए हैं, और इनके आधार पर आपको एग्जाम की ट्रेंड भी समझ में आ जाएगी कि एग्जाम में
इसी तरीके के से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई बहुत ज्यादा इससे सुखवाद उपयोगितावाद में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे। कोर चीज आपको याद रखनी है, सुखवाद और उपयोगितावाद में जो अंतर है वो स्वार्थ से सर्वार्थ का अंतर है, यानी अपने से स्व से पर का अंतर है। और मनोवैज्ञानिक और नैतिक सुखवाद का जो अंतर है वो भी आपको समझना है और चाहिएगा। और फ्रांसिस हचेसन को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फ्रांसिस हचेसन ने उपयोगितावाद का आधार वाक्य दिया, जबकि उपयोगितावाद के जनक जर्मी बेंथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल सुखवाद निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? देखो, स्थूल सुखवाद और एक है उत्कृष्ट सुखवाद। स्थूल सुखवाद निकृष्ट है। स्थूल सुखवाद के जो जनक हैं वो एरिस्टिपस थे और उत्कृष्ट जो सुखवाद है उसके जनक एपिक्यूरस थे। तो स्थूल सुखवाद किसका समर्थन नहीं करता? सुख अंतिम शुभ के रूप में, सुख में परिमाणात्मक भेद, सुख में गुणात्मक भेद का, और सुख नैतिक मापदंड के रूप में। ये सुखों में स्थूल सुखवाद किसी भी आधार पर सुखों में गुणात्मक भेद का अंतर नहीं करता है। इसलिए इसका उत्तर बड़ी आराम से ये हो जाएगा कि गुणात्मक भेद तो मिल अंतर करता है, यहाँ तक कि बेंथम भी अंतर नहीं करता है। इसलिए इसका उत्तर हो गया सुख के गुणात्मक भेद का। सुख नैतिक मापदंड के रूप में तो है, क्योंकि स्थूल सुखवाद में भी मनोनैतिक जो सुखवाद है वो नैतिक सुखवाद चाहिए की अवधारणा के ऊपर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, किसने कहा जो शुभ है उसी की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है? जो शुभ है उसी की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है। अब शुभ जैसी बात है वो सुखवाद में केवल मिल ही कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को समझना है। बेंथम तो जो शुभ है वो शुभ की बात ही नहीं करता। बेंथम तो सीधा कहता है भाई शारीरिक सुख पर बल दो। तो बेंथम का तो ये हो नहीं सकता। कांट भी नहीं है और सुकरात भी नहीं है। कांट इसलिए नहीं है क्योंकि अब परीक्षा में कांट और इन सब के संदर्भ में प्रश्न आएगा, तो आप ये याद रखना कि कांट कहीं पर भी इच्छा को स्थान ही नहीं देता है। कांट का जो सिद्धांत है वो तो मोरल डिग्रिज्म, नैतिक कठोरवाद पे है, वो बुद्धि पर आधारित है। इच्छा, तृष्णा, इन सारी चीजों की कांट के दर्शन में कोई जगह नहीं है। और इसलिए इसका उत्तर होगा जे.एस. मिल। यहाँ पर तो आप चूंकि टॉपिक उपयोगितावाद का चल रहा है इसलिए इस प्रश्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में अब आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साहब शुभ है, शुभ संकल्प पर इस तरह की बात तो कांट भी करता है। तो कांट में तो इच्छा वाली बात ही नहीं है। कांट तो इच्छा को महत्व ही नहीं देता है। वो कहता है कि इच्छाएं और भावनाएं हमारी तर्क बुद्धि में दोष उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर जे.एस. मिल होगा। केवल अगर आपने क्वेश्चंस की बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लिया, सब्जेक्ट की बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लिया, तो आप बड़े आसानी से इसमें थोड़े फिरकी वाले क्वेश्चन है, घुमाव वाले क्वेश्चन है, वो भी आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चयन कीजिए। ये भी कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर में फिलोसफी में क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में, तो वहां से मैंने ये लिया है। इसमें स्थूल उपयोगितावादी, उपयोगितावाद की बात कर रहा है, और सुसंस्कृत उपयोगितावादी, स्थूल उपयोगितावादी, हम बड़े आराम से इसको मैच कर सकते हैं। ये कौन होगा? बेंथम। सुसंस्कृत उपयोगितावादी ये होगा मिल होगा। मुख्य सद्गुण, मुख्य सद्गुण 4 सद्गुण माने थे प्लेटो ने 4 सद्गुण माने थे। और निरपेक्ष आदेश, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव या निरपेक्ष आदेश, ये कांट की अवधारणा है। तो ए में 3 और ए में 3 केवल इसे एक में है, बाकी भी चलो मिला लेते हैं। और बी में 1, सी में 4 और डी में 2।
तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। तो आज इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से और हमने सुखवाद और उपयोगितावाद के बारे में एक छोटी सी जानकारी परीक्षा के समय कम अवधि के कारण बिल्कुल शॉर्ट में स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट चीज़ें बताने की हमने हमारी तरफ से प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो अभी नेक्स्ट मैंने इसके माध्यम से वेस्टर्न फिलोसफी के तो सारे टॉपिक मैंने कवर करवा लिए हैं। कांट का नीति शास्त्र हो गया है और कांट के साथ ही जो संकल्प स्वतंत्रता का सिद्धांत हो गया है, सुखवाद उपयोगितावाद हो गया है और इसके साथ ही आपके सुकरात की और डेकार्ट की विधि हो गई है। इंडियन फिलोसफी बचती है। इंडियन फिलोसफी में इतना ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वेद और उपनिषद और जैन और बौद्ध दर्शन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के भारतीय इतिहास के विषय के कारण पढ़े हुए रहते हैं। गांधी दर्शन के बारे में भी वो राष्ट्रीय आंदोलन के कारण जानते हैं। गीता का निष्काम कर्म और ये एक आधे टॉपिक हैं जिसके बारे में स्टूडेंट अच्छी तरह से इनसे संबंधित क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। वेस्टर्न फिलोसफी थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मेरी कोशिश ये रही कि वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आपके क्लियर हो। थैंक यू।